नमस्कार आप सभी को। दैनिक करंट अफेयर सेशन में स्वागत है आप सभी का। आज आपके पास यहाँ पे कोई प्रश्नों की सीरीज नहीं है, बल्कि आज हम एक विशेष मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं, एक विशेष मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। और ये मुद्दा आपका है बाघ गणना रिपोर्ट 2023। बाघ गणना रिपोर्ट 2023 के बारे में यहाँ पे हम समग्रता से जानकारी करने वाले हैं। तो सभी उपस्थित हो जाएं और उसके बाद से हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे, उनको भी जानने का प्रयास करेंगे। किन फैक्ट को हमें याद करने की आवश्यकता है, किसको हमें रटने की आवश्यकता है, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो सभी उपस्थित हो जाएं। और आपके लिए ये समय एकदम निर्धारित है, तो इस पे अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराया करें। और पिछले सेशन में आपको कुछ होमवर्क दिया गया था, कल का जो आपका सेशन था उसमें आपको कुछ होमवर्क दिया गया था। और जो आपको होमवर्क दिया गया था उसमें दो लोगों ने, विशेष रूप से विष्णु कुमार देव जी और कृतिका राज जी ने, दो लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से उत्तर दिया था। जो भी अभ्यास प्रश्न दिए गए थे, जो भी आपके होमवर्क दिए गए थे, आप सब ने यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में, सेम वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने जवाब दिया। बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर जवाब था, बहुत विस्तृत तरीके से आपने जानकारी वहां पे उपलब्ध कराई थी। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि आप में से और लोग भी सामने आए और इस कक्षा से जो भी आपकी ये क्लास होती है इससे इन्वॉल्वमेंट रखें, क्योंकि तभी चीजें आपकी बेहतर होंगी। मैंने आपसे वादा किया है कि करंट अफेयर्स के इसी सेशन से भूगोल विषय आपका आधा से ज्यादा तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है, भारत का भूगोल आधा से ज्यादा तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि डेली के अभ्यास प्रश्न और डेली के जो भी होमवर्क दिए जाते हैं उसको आप 100% कंप्लीट करें। चलिए सभी उपस्थित हो गए हों तो अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2023 बोली जा रही है, 2023 में आई है इसलिए 2023 बोली जा रही है, लेकिन ये वास्तव में बाघ गणना रिपोर्ट 2022, ठीक है। क्योंकि बाघ गणना रिपोर्ट जो है वो प्रत्येक 4 वर्ष पर एक बार जारी की जाती है, प्रत्येक 4 वर्ष पर एक बार जारी की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी की जाती है, तो आप इतना ही याद रखिएगा, बाघ गणना रिपोर्ट 2023। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब अगली जो आएगी वो 4 साल के बाद आएगी। अभी इसमें बहुत ज्यादा डिटेल जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया है, लेकिन जितनी जानकारी उपलब्ध है उस आधार पे हम चीजों को लेकर के यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात किसकी बात हो रही है? बाघ गणना रिपोर्ट 2023 की बात यहाँ पे हो रही है। सबसे पहले अब यहाँ पे जानकारी क्या होनी चाहिए कि जारीकर्ता इसके कौन है? तो इसके जारीकर्ता है भारतीय प्रधानमंत्री, पीएम द्वारा जारी किया गया, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री कर्नाटक राज्य के दौरे पर थे, याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य के दौरे पर थे। और कर्नाटक राज्य में इन्होंने जो विजिट किया, जिस नेशनल पार्क का विजिट किया, जिस टाइगर रिजर्व का विजिट किया, उसका नाम भी आपको याद रखने की जरूरत है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। किसका जिक्र किया? बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व का इन्होंने विजिट किया, भारतीय प्रधानमंत्री ने कर्नाटक गए हुए थे, कर्नाटक पे इन्होंने बांदीपुर टाइगर रिजर्व का विजिट किया। और यहां पर इन्होंने 5वें चक्र की गणना रिपोर्ट सबमिट की। क्या सबमिट की? 5वें चक्र की, 5वें चक्र की गणना रिपोर्ट, 5वें चक्र की गणना रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की। आपको पता होना चाहिए, भारतीय प्रधानमंत्री ने बाघ गणना रिपोर्ट 2023 के आंकड़े प्रस्तुत किए। और ये आंकड़े इन्होंने कहां से प्रस्तुत किए? ये आंकड़े इन्होंने कर्नाटक से प्रस्तुत किए, कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व से इन्होंने प्रस्तुत किए। और ये 5वें चक्र की गणना रिपोर्ट थी, ये आपको पता होनी चाहिए। किस चक्र की? 5वें चक्र की गणना रिपोर्ट आपकी थी। इसमें एक चीज और आपको याद रखना है कि इसी दौरान ये किस कार्यक्रम में गए थे? तो ये गए थे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ करने। कहां गए थे? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। भारतीय प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के उद्घाटन के दौरान ही ये रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब यहां पे एक शब्द आ रहा है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, इसको समझने की जरूरत है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ये एक मेगा, आप कह सकते हो, वैश्विक संगठन है, ठीक है। मेगा वैश्विक संगठन है। उद्देश्य क्या है भी मैं बात करता हूं
क्या है ये? एक मेगा वैश्विक संगठन है और इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम 2019 में बात की थी। इसका उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि बिल्ली की प्रजाति, कैट प्रजाति की जो स्पीसीज हैं, जिनमें से आप जानते हैं 7 बड़ी बिल्लियां आती हैं, और इन 7 बड़ी बिल्लियों में यदि हम बात करें तो आपका बाघ आ जाता है, शेर आ जाता है, हिम तेंदुआ आ जाता है, साधारण तेंदुआ आ जाता है, प्यूमा इसमें आ जाता है, प्यूमा के साथ साथ आप इसमें देखोगे तो जैगुआर इसमें आ जाता है। तो 7 बड़ी बिल्लियां जो हैं, 7 बड़ी बिल्लियों के प्रजातियों को संरक्षित करना जो है इसका उद्देश्य है। और इसमें सदस्य कौन होगा? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, तो बहुत सारे सदस्य होंगे, बहुत सारे संगठन इसके सदस्य होंगे। तो इसके सदस्य कौन बन सकते हैं? सबसे पहली बात, इसके सदस्य वे राष्ट्र बनेंगे जहां पे टाइगर की आबादी है, जहां पर इन बिल्लियों को प्राकृतिक वास में रखा जाता है। दूसरे इसके सदस्य कौन बन सकते हैं? दूसरे इसके सदस्य ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन बन सकते हैं जो इस दिशा में कार्य करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी देश जहां पे इन बिल्ली प्रजाति की जो 7 प्रजातियां मैंने आपको बताया, इनकी प्राकृतिक आवास उपलब्ध हैं, वो देश इसके सदस्य बन सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी संगठन जो इस दिशा में कार्य करना चाहता है वो इसका सदस्य बन सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। कहां से किया गया? कर्नाटक से किया गया। तो यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो एक अलग मुद्दा था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो था ये आपका एक अलग मुद्दा था। ये मुद्दा हमने देख लिया, ये है क्या, इसको हमने समझ लिया, इसका उद्देश्य क्या है इसको भी हमने समझ लिया। आज का हमारा मुद्दा है बाघ गणना रिपोर्ट। बाघ गणना रिपोर्ट पर हम आगे बढ़ेंगे। और रिपोर्ट की यदि हम बात करें, अब आइए रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं और एक एक करके चीजों को देखते हैं। रिपोर्ट की यदि हम बात करें, यदि इस रिपोर्ट की बात करें तो पहली चीज यहां पे याद रखिएगा, इस रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये कितने वर्ष पर जारी की जाती है? प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी की जाती है। ठीक है, प्रत्येक 4 वर्ष पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले कब जारी की गई थी? इससे पहले 2019 में जारी की गई थी, और 2019 में जो जारी की गई थी उसमें 2018 तक के आंकड़े थे। मतलब जो 2023 में जारी की गई है इसमें 2022 तक के आंकड़े दिए हुए हैं। तो ये रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक 4 वर्ष पर एक बार जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है यह पता होना चाहिए। तो किसके द्वारा यदि हम बात करें रिपोर्ट में, यदि हम बात करें कि किसके द्वारा, ये भी महत्वपूर्ण है ना कि किसके द्वारा जारी की जाती है। तो यहां पे याद रखिएगा, पहले सबसे पहले आता है भारतीय वन्य जीव संस्थान। पहला आता है भारतीय वन्य जीव संस्थान। क्या आता है? भारतीय वन्य जीव संस्थान। ठीक है, भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ साथ दूसरा कौन सा आता है? एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, एनटीसीए आता है। और तीसरा इसमें कौन सा संस्था इन्वॉल्व होता है? तो जो विभिन्न राज्यों के वन विभाग हैं और कुछ गैर सरकारी संगठन है। तो वन विभाग ले लीजिए, जिस राज्य में जनगणना होती है उस राज्य का वन विभाग हो गया। कई सारे इसमें सरकारी संगठन भी शामिल होते हैं जो इसमें मदद करते हैं, और कुछ गैर सरकारी संगठन भी होते हैं। ठीक है, इन्हीं की सहायता से ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो किसके द्वारा हो गई ये देख लिया, कितने वर्षों में हो गई ये हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अन्य चीजों की। अब बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या होता है। यदि कोई रिपोर्ट है जारी की जाती है तो उसका उद्देश्य कुछ होगा ना। इसका उद्देश्य यही है कि भारत में जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा, प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया जा रहा, बाघों को संरक्षित करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसका कितना आउटपुट मिल रहा है उसकी समीक्षा करने के लिए ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, अब इसमें यदि हम बात करें तो जो आंकड़े आए हैं इस रिपोर्ट के, जो आंकड़े आए हैं उनके अनुसार बाघों की आबादी कितनी है भारत में कुल। जो नवीनतम आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं इसके अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी है 3167। मतलब भारत में कुल 3167 बाघ हैं। यदि हम पूछ लें कि पिछली जो रिपोर्ट आई थी आपकी 2019 में
और यह जो रिपोर्ट आई है इसमें कितना अंतर देखने को मिला है, तो आपको बता दें पिछली रिपोर्ट में जो बाघों की संख्या थी वो थी 2967। ये कब थी? 2019 वाली रिपोर्ट में। ठीक है, 2967 थी। मतलब सीधा सीधा आप देख रहे हो कि बाघों की जो वृद्धि हुई है वो 200 हुई है। 200 बाघ पिछले 4 साल में इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बढ़े हैं। यदि हम प्रतिशत की बात करें कि कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो याद रखिएगा 6.7% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, पिछली रिपोर्ट से और इस रिपोर्ट में बाघों की जो आबादी है वो 6.7% बढ़ी है। टोटल संख्या की बात करें तो 200 बाघ भारत में बढ़े हैं। ठीक है, इसमें एक रफली अभी मैं आपको कुछ फिगर भी दिखाऊंगा जो इस रिपोर्ट के हैं, लेकिन रफली यदि हम बात करें तो ऐसा बोला जा रहा था कि 2006 में लगभग 1411 बाघ देखने को मिल रहे थे, 2010 में 1706, 2010 में 1706 बाघ आपको देखने को मिल रहे थे, और 2010 के बाद 2014 में 2226 बाघ देखने को मिले। ठीक है, ये रिपोर्ट जो आती है उसके आधार पे आंकड़े हैं। तो एक चीज यहां पे और याद रखिएगा, यदि कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्या जब से प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ है, क्या तब से जो बाघों की आबादी है लगातार बढ़ी है या किसी वर्ष कम भी हुई है? लगातार बाघों की आबादी बढ़ी है, प्रत्येक वर्ष बाघों की आबादी बढ़ी है। और आज जब यह रिपोर्ट आई है, जिस वर्ष में हम खड़े हैं, हम प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे कर चुके हैं। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे कर चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आज की तिथि में हम प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे कर चुके हैं, 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो कब शुरू हुआ था? वर्ष 1973 में। अब इसमें कुछ फैक्ट और हैं जो आपको समझने की जरूरत है। जैसे आपने देखा बाघों की आबादी, आपने देखा तो आप जानते होंगे कि भारत की जब आप बात करते हो तो जैसे एशियाई शेर हैं पूरे विश्व में कहीं नहीं पाए जाते, सिर्फ आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। इसी तरह से एशियाई हाथी हैं, ठीक है, एक सिंगी गैंडे हैं, इनकी सर्वाधिक आबादी यदि कहीं देखने को मिलती है तो वो भारत में देखने को मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार से और सारी स्पीशीज हैं, जैसे तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया। ठीक है, इनकी भी अच्छी खासी आबादी भारत में देखने को मिलती है। ठीक है, बियर हो गए, इनकी भी आबादी आपको देखने को मिलती है। तो यहां पे एक चीज और याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत जो है, भारत के पास जो वैश्विक भूमि है, यदि हम बात करें, वैश्विक भूमि का मात्र 2.4% है हमारे पास। वैश्विक भूमि का हम 2.4% हिस्सा रखते हैं। लेकिन यदि हम बात करें जैव विविधता में हम कितना योगदान देते हैं, वैश्विक भूमि का 2.4% रखने के बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हम वन्य जीव विविधता में कितना योगदान देते हैं, तो याद रखिएगा भारत वन्य जीव विविधता में 8% का योगदान देता है। मतलब 2.4% वैश्विक भूमि होने के बावजूद भी भारत वन्य जीव विविधता में, वैश्विक वन्य जीव विविधता में 8% का योगदान देता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने देखा कि भारत में जब आप बात करते हो तो भारत में सिर्फ ऐसा नहीं है कि टाइगर की ही आबादी लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर हम प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चला रहे हैं, हम लेपर्ड सेंसस भी लेके आते हैं। ठीक है, तो हम लगातार वन्य जीव को संरक्षित करने के लिए, वन्य जीव को संरक्षित करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, और उसी दिशा में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ भी किया गया है। ठीक है, अब क्योंकि जैसे हमने बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर के पूरे हो गए हैं कितने वर्ष, हमने बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर के पूरे हो गए हैं 50 वर्ष। तो आइए देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में थोड़ा सा। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की यदि हम बात करें तो आपको पता होगा प्रोजेक्ट टाइगर की जब आप बात करते हो तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973। कब शुरुआत हुई थी? 1 अप्रैल वर्ष 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर के शुरुआत हुई थी। आप जानते हैं जब भारत देश आजाद हुआ था, आजादी के समय यदि हम भारत में टाइगर की आबादी की बात करें तो लगभग 40,000 बाघ हमारे यहाँ देखने को मिल रहे थे। लेकिन आजादी के बाद से लगातार बाघों की जो संख्या थी इसमें तेजी से गिरावट देखने को मिली थी, और वो कुछ हजार मात्र पे सिमट गए थे। ठीक है,
कुछ हजार मात्र पे सिमट गए थे और उसी को ध्यान में रखते हुए फिर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, जो कि 1 अप्रैल 1973 से शुरू हुआ था और प्रारंभ में इसमें 9 टाइगर रिजर्व थे। जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया तो हमारे पास 9 टाइगर रिजर्व थे। 9 टाइगर रिजर्व के माध्यम से हमने बाघों को संरक्षित करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। आज की तिथि में यदि हम बात करते हैं कि हमारे पास कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आज की तिथि में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हमारे पास 53 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। 53 टाइगर रिजर्व भारत में आज की तिथि में देखने को मिलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की यदि हम बात करें कि किसके अंतर्गत चलाया जा रहा है, तो याद रखिएगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये मुहिम संचालित की जा रही है। प्रोजेक्ट टाइगर की जब आप बात करते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जब आप बात करते हो तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, याद रखिएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये आपको याद रखना है। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है। जब भारत के सबसे छोटे टाइगर रिजर्व की आप बात करते हो तो आपको सीधे पहुंचना है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा बोर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व की बात किया जाए, अरुणाचल प्रदेश जाना है आपको, नामदफा टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, उद्देश्य क्या था उसको भी हमने समझने का प्रयास किया। प्रोजेक्ट टाइगर के बाद जो अगला हमें समझना है वो हमें समझना है एनटीसीए के बारे में। एनटीसीए के बारे में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में हमें समझना है। आप जानते हैं एनटीसीए की जब बात करें तो इसका गठन किया गया वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में इसलिए गठन किया गया क्योंकि यह देखा गया कि प्रोजेक्ट टाइगर लागू होने के बाद बाघों की संख्या में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन अपेक्षित वृद्धि जो होनी चाहिए वह देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि एशिया के अन्य देशों में इस समय तक जो बाघों की आबादी थी वो सीमित हो गई थी, इतना ज्यादा वहां पे शिकार हो गया था। तो जो शिकारी थे वो भारत की तरफ मूव कर गए थे, और आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा बाघों से, जानवरों से, वन्य जीवों से जुड़े हुए, ठीक है, चाहे वो उनकी हड्डियों से जुड़े हुए, चाहे खालों की बात करें, वो उसमें जो देश सबसे आगे है आयात करने में चीजों की, वो चीन है। तो यहां पे पाया गया कि बाघों को सुरक्षित करना जो है अब राज्य सरकार की जो संस्थाएं हैं जैसे पुलिस है या और पैरामिलिट्री, इनके द्वारा संभव नहीं है। इसलिए जरूरी है कि एक अलग से प्राधिकरण बनाया जाए, एनटीसीए एक प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बनाया जाए, और उसके तहत, एनटीसीए के तहत फिर एक एक वन, जैसे एक एक टाइगर रिजर्व जो हैं सबकी अलग अलग चुनौतियां हैं। ठीक है, यदि बिहार का टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो वहां की अलग से चुनौतियां हैं, क्योंकि वहां पे जब पोचर आते हैं, जब शिकारी आते हैं, तो वो नेपाल के रास्ते प्रवेश करते हैं, चितवन के रास्ते प्रवेश करते हैं और फिर उधर से ही निकल जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप तमिलनाडु में जाओगे तो तमिलनाडु में तो ऐसा है नहीं कि बाहरी देश से कहीं से पोचर आते हैं और वो शिकार करके निकल जाते हैं, ऐसा तो देखने को नहीं मिलता है। तो हर जगह की चुनौतियां अलग थी, तो हर जगह की चुनौतियों को समझते हुए, हर जगह की सिचुएशन को समझते हुए, उसको निराकरण के लिए, एक मॉनिटरिंग के लिए कि प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया जा रहा है, टाइगर को जो हम संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग बेहतर हो सके, उसकी अपडेट हम रेगुलर पा सके, तो उसको लेकर के एनटीसीए का गठन 2006 में किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। संशोधित वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत इसका गठन किया गया था। भारत में जो टाइगर मिलते हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको बताना है कि इनका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस। ठीक है, इनका नाम जो है पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस इनका नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे टाइगर का वैज्ञानिक नाम यदि पूछ लिया जाए तो पैंथेरा टाइग्रिस, ये इनका वैज्ञानिक नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एनटीसीए के बारे में आपने समझ लिया। एनटीसीए के बारे में जो अगला महत्वपूर्ण है वो है सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा, बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ा भी होगा शायद आपने। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा क्या थी, इसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यह भी जुड़ता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है।
सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा की बात करें तो ये 2010 से संबंधित, 2010 29 जुलाई से संबंधित, ठीक है, 2010 29 जुलाई से संबंधित था। आपको बताना है कि 29 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। आज का होमवर्क है, कौन सा दिवस मनाते हैं हम 29 जुलाई को, ये आपको बताना। सेंट पीटर्सबर्ग जो घोषणा थी उसमें बोला गया था कि जो टाइगर रेंज वाले देश हैं, टाइगर रेंज कंट्रीज जो हैं, उनके द्वारा 2022 तक, याद रखिएगा कब तक, 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य था। तो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा में क्या बोला गया था कि जो बाघ से जुड़े हुए देश हैं, जहां पे बाघ अपने प्राकृतिक वास में पाए जाते हैं, ऐसे देशों को बाघों की आबादी को 2022 तक दोगुना करना है, यही इसका उद्देश्य था। ठीक है, विशेष रूप से इसमें 13 देश शामिल थे और ये 13 एशियाई देश थे, 13 देश इसमें शामिल थे। उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें तो जैसे भारत हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, तो इस तरह से कुल मलेशिया हो गया, इस तरह से कुल 23 देश इसमें शामिल थे और इन 23 देशों को ये काम करना था। भारत की यदि हम बात करें तो भारत ने 2022 को छोड़ो, जो 2019 की हमारी रिपोर्ट आई है उस दौरान हमने इसको प्राप्त कर लिया, मतलब 4 वर्ष पूर्व ही हमने इस घोषणा को प्राप्त कर लिया। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व ही हमने जो वादा किया था सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा में, जब उसको अपनाया था तो उसको हमने पूरा कर लिया था। एक और संस्था इसमें है जिसका नाम आपने सुना होगा, साइट्स, कहीं काइट्स बोलते हैं, साइट्स बोलते हैं। तो यह संस्था क्या करती है, यह संस्था विशेष रूप से वन्य जीवों एवं आप कह सकते हो वनस्पतियां जो लुप्त प्राय हैं, ठीक है, जो आप कह सकते हो विलुप्ति के कगार हैं, उनके अवैध व्यापार को रोकती है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो विशेष रूप से क्या करती है, ये करती है कि जो वन्य जीव हैं या वनस्पतियां हैं जो विलुप्ति के कगार पे हैं या जो लुप्त प्राय हैं, उनके अंतरराष्ट्रीय जो अवैध व्यापार होता है उस पर अंकुश लगाना इसका काम है। बाकी यदि हम बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में यदि हम बात करें तो लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल है। आइए कुछ झलकियां देख लेते हैं जो हमें टाइगर सेंसस जो आया है, जो उसमें देखने को मिली है, आइए उसको देख लेते हैं और उससे कुछ चीजें हमारी क्लियर होंगी, क्योंकि अभी ये आंकड़ा नहीं आया है कि सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, इतनी डिटेल्ड जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन जो पता चला है कि सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में ही है। इसमें रीजन वाइज कुछ चीजें दी गई हैं, आइए इसको समझते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे ये फ्रंट पेज था रिपोर्ट का, ये फ्रंट पेज है, ठीक है, रिपोर्ट का ये फ्रंट पेज था और इसमें बोला गया था कि भारत में अभी कितने मिनिमम पॉपुलेशन एस्टिमेटेड कितना बताया गया, 3167, जो भी मैंने आपको बताया कि इसमें 3167 बाघ हैं। अब इसमें बोला गया कि कितने स्थानों पे कवर किया गया, कितने कैमरा काउंट लगाएंगे, कितने हैबिटेट को इसमें कवर किया गया, नंबर ऑफ फोटोग्राफ, कितने फोटोग्राफ लिए गए, वो सारे आंकड़े दिए गए, वो सारे फिगर आपके काम के नहीं, ये आपके काम का है। ठीक है, जैसे 2006 की हमने बात किया तो हमने बताया 1411 बाघ, 2010 की बात किया तो हमने बताया कि 1706 बाघ, 2014 की बात किया तो हमने बताया 2226 बाघ, और 2018 की रिपोर्ट की बात किया जो 2019 में आई, उसकी जब बात किया तो वहां पे 2967 बाघ की बात की गई। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा एरिया वाइज कि कैसे ये इंक्रीज हुए हैं, लगातार ये बढ़ते गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि हम दूसरे डेटा की तरफ जाएं जिसमें क्षेत्रों का जिक्र किया गया है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, और आप सब बिहार से हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए, कम से कम वाल्मीकि एक बार घूम के आइए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व घूम के आइए, बहुत ही अच्छा स्थान है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जब जाते हैं तो कम से कम 2 रेंज आप घूमिए तो निश्चित तौर पे आपको बाघ देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से जो वाल्मीकि नगर वाला रेंज है उसमें थोड़ी सी, क्योंकि ग्रीनरी वहां पे नहीं है, ग्रासलैंड, ग्रीनरी तो है, ग्रासलैंड जिसको बोलते हैं, ग्रासलैंड वहां पे नाम मात्र का है, तो ग्रासलैंड ना होने की वजह से बहुत कम, जब ये गश्त पे होते हैं तभी दिखाई देते हैं, नहीं तो आमतौर पे ये दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन कई सारे अन्य जोन हैं वहां पे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कई सारे अन्य जोन हैं, वहां पे यदि आप जाओगे जहां पे ग्रीनरी, सॉरी ग्रासलैंड है, जहां पे ग्रासलैंड देखने को मिलता है,
क्योंकि ग्रास लैंड होगा तभी शाकाहारी जीव होंगे वहां पे, और शाकाहारी जीवों के पीछे पीछे ये खींचे चले आते हैं। ठीक, खाद्य श्रृंखला में आप जानते हैं सबसे टॉप पे ये आते हैं, तो ये खींचे खींचे चले आते हैं। तो कहने का मतलब है कि वाल्मीकि आप एक बार जाके देखिए, और बहुत ही आप कह सकते हो कि रोचक जानकारियां भी आपको मिलेंगी वनस्पतियों की। मतलब यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आप जाइए। आप ये सोच के मत जाइए कि आपको टाइगर देखना है, आप ये सोच के जाइए कि आप नेचर के पास जा रहे हो, नेचर के करीब जा रहे हो, नेचर को समझने का प्रयास करोगे, नेचर को देखोगे तो निश्चित तौर पे आपको आनंद भी आएगा और बाघ भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक हमने लगभग 3 से 4 टाइगर रिजर्व का भ्रमण किया। जैसे जिम कार्बेट में गया हूँ 2 जोन में, वाल्मीकि में पिछले 2 वर्षों से लगातार जा रहा हूँ, वाल्मीकि में गया हूँ, वाल्मीकि के साथ साथ पन्ना में गया हूँ, पन्ना पेंच गया हूँ मैं, तो कई सारे जगहों पे गया हूँ। तो टाइगर रिजर्व बहुत ही अच्छा जंगल, घूमना चाहिए, बहुत कुछ समझ में आता है हमें, बहुत कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब ये जो सेंसस है, जैसे मैंने कहा कि 2023 में आई है, इस देश को 2023 बोला जाता है, लेकिन ये 2022 तक के आंकड़े हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें दी गई, इसमें बताया गया है शिवालिक हिल्स एंड गंगेटिक प्लेन। शिवालिक हिल्स एंड गंगेटिक प्लेन्स में जो बाघों की आबाद, नंबर ऑफ ट्रायल की बात क्या है, 4227, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेल्स कितनी है, 20,000 कुछ, नंबर ऑफ लाइन ट्रांसिट इसकी बात है, नंबर ऑफ प्लॉट्स इतना। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितना एरिया है, कितना एरिया में विस्तारित है, वो यहाँ पे बताया गया है। फिर आपको देखने को मिल रहा है सेंट्रल इंडिया एंड हाईलैंड एंड ईस्टर्न घाट, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि नंबर ऑफ ट्रेल्स जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। फिर इसके बाद आपको वेस्टर्न घाट के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ जानकारियां दी गई हैं, कुछ डेटा दिए गए हैं जो विशेष रूप से आपके लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं। देखो इसमें अभी बहुत डिटेल नहीं आई है, ठीक है, डिटेल्ड आएगी, किस राज्य में कितने हैं, कहाँ पे शून्य है, कहाँ पे बढ़े हैं, वो सब एक एक करके मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे जो रेड कलर आप देख रहे हो, इस मैप में जो रेड कलर देख रहे हो, यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं और अपने प्राकृतिक वास में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी उसकी बात नहीं हो रही कि चिड़ियाघर में, यहाँ पे जो भी एरिया आप देख रहे हो, आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे बाघ प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हो, आप देख रहे हो कि हिमाचल प्रदेश में यदि आप चले जाओ तो हिमाचल प्रदेश में बाघों की आबादी नहीं देखने को मिल रही, ठीक है। उत्तराखंड आते हो, उत्तराखंड से आप बाघों के आप कह सकते हो संख्या देखने को मिल रही है, पूरा एकदम रेड है। और जिम कार्बेट में तो स्थिति ये है कि जिम कार्बेट में बाघों की जो संख्या है ना, वो उनके एरिया के हिसाब से ना बहुत सिकुड़ कर सीमित है, बाघों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। और बाघ का जो एरिया पहले एक बाघ का एरिया लगभग 40 किलोमीटर होता था, वो घटकर लगभग 5 से 8 किलोमीटर का हो गया। तो जिम कार्बेट में बहुत तेजी से बाघों की संख्या बढ़ी है। और जिम कार्बेट में इसीलिए आप देखने पाते होंगे कि लगातार मैन ईटर की जो होती रहती है, घोषणा होती रहती है, वो भी आप देखते रहते हो कि लगातार बाघ जो है वहां पे आबादी के क्षेत्रों में लगातार हमले भी करते रहे, क्योंकि उनका एरिया जो है वो सिकुड़ रहा है और आपसी संघर्षों में वो मारे भी जा रहे हैं। उत्तराखंड का एरिया है तराई वाला, ठीक है, इसमें देखने को लगातार आपको मिल रहा होगा। अब आप बोलोगे कि गंगोत्री नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है उत्तराखंड में, क्या वहां पे बाघ है? जी नहीं, गंगोत्री नेशनल पार्क में बाघ नहीं है, क्योंकि गंगोत्री नेशनल पार्क का जो एरिया है वो आप जानते हैं हर्सिल वैली और गंगोत्री धाम का एरिया है, तो वहां पे पर्यटक आते जाते रहे, तो वो ओपन फॉरेस्ट तो नहीं है, लेकिन वहां पे आपको देखने को मिलता है कि वहां पे शाकाहारी जीव आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह के बाघ, तेंदुआ, ये सब देखने को नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद आप आते हो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के बाद एंटर करते हो तो आप जानते हो उत्तर प्रदेश में मौके पे 4 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी बाघों की आबादी देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश के बाद जब आप बिहार जाते हो तो आप देखते हो बिहार का ये जो चंपारण वाला एरिया है, ये देख रहे हो कि आपका ग्रीन है ये वाला एरिया, ठीक है, मतलब बिहार में भी आपको बाघों की संख्या देखने को मिल रही है। बिहार के बाद आप बढ़ते हो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जब आप जाते हो तो सुंदरबन वाला जो एरिया है, यहाँ पे देख रहे हो बाघों की संख्या बहुत ज्यादा, ठीक है, और ये एक विशेष प्रकार के बाघ हैं जो अन्य कहीं जीवित शायद ना रह पाए, ठीक है, क्योंकि ये नमकीन पानी भी पीते हैं और ये दलदल भूमि में शिकार भी करते हैं, और शायद अन्य कहीं किसी जोन के बाघ को लाके सुंदरबन छोड़ दिया जाए तो सर्वाइव ना कर पाए, ठीक है। इसके बाद यदि आप बढ़ते हो तो आप देखते हो सिक्किम में भी आपको देखने को मिल रहा होगा। सिक्किम के साथ साथ आप जब आगे बढ़ते हो, क्योंकि ये तो अभी इसी का एरिया है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल रहा होगा बाघ, देखो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, असम में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे होंगे मिजोरम में भी आपको बाघ देखने को मिल रहे हैं, मिजोरम में भी आपको बाघ देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद यदि आप आगे बढ़ते हो तो बाघों की सीमित आबादी, आप कह सकते हो पूर्वी घाट का जो एरिया है
पूर्वी घाट के एरिया में बाघों की आबादी नाम मात्र की है। यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। हाँ, उड़ीसा में थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, उसके बाद आपको ये रेड कलर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप पश्चिमी घाट पे जाते हो, पश्चिमी घाट के सहारे यदि आप देखते हो तो लगातार बाघों की आबादी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आप तमिलनाडु से शुरू करते हो, तमिलनाडु केरल, लगातार बाघों की आबादी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, पश्चिमी घाट के सहारे बाघ ज्यादा देखने को मिलते हैं पूर्वी घाट की अपेक्षा, ये भी दिमाग में बैठा के रख लेना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा बाघ हैं कहाँ पे भारत में, तो सबसे ज्यादा बाघ जो है ना वो सेंट्रल इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं। ये सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, इसमें आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा बाघ आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरे स्थान पे यदि हम बात करें तो दूसरे स्थान पे यदि इस फिगर की बात करें तो दूसरे स्थान पे आपको पश्चिमी घाट पे देखने को मिल रहे हैं, और फिर इसके बाद बात आती है उत्तर भारत की हिमालयी क्षेत्रों की। ठीक है, तो ये रफली डेटा है, अभी आएगा डिटेल तो वहां पे हम और चीजों को बताएंगे और चीजों को दिखाएंगे। अब यहाँ पे भी वही सेम चीजें हैं, यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ पे कैमरा ट्रैप से कवर किया गया, कहाँ पे कैमरा ट्रैप विद ट्राइगर कैप्चर किया गया, तो अलग अलग चीजें रिपोर्ट है, अलग अलग फीवर है, यहाँ पे बताया गया किस तरह से कहाँ पे हमने कवर किया। ठीक है, अब ये देखो ये बहुत सारे टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर डिस्ट्रीब्यूशन इन सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे टाइगर रिजर्व के नाम लिखे हैं। ठीक है, जैसे मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, पन्ना, रानीपुर, बांधवगढ़, संजय धुबरी, पलामू, ठीक है, अचानक मार, कान्हा, NNTR, पेंच, बोर, टडोबा, अंधारी, इंद्रावती। ठीक है, तो बहुत सारे टाइगर रिजर्व के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। अब जब एक बार रिपोर्ट आ जाएगी डिटेल्ड में कि किस टाइगर रिजर्व में कितने बाघ पाए गए हैं, तब वहां से चीजें हमारी ज्यादा समझ में आएंगी और उस दौरान हम इन चीजों का जिक्र भी करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि भारत के किन क्षेत्रों में बाघ सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई पूर्वी तट के सहारे बाघ की आबादी ज्यादा देखने को मिलती है या पश्चिमी तट के सहारे, तो आपको स्पष्ट जवाब होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सेंट्रल इंडिया में बाघ ज्यादा देखने को मिलते हैं या नॉर्थ इंडिया में या उत्तर भारत में, तो आपको वह भी साउथ और नॉर्थ में, तो आपको वह भी बताने में सुविधा होनी चाहिए कि भाई कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस रिपोर्ट में जितनी बेसिक जानकारी थी, जिस तरह से मैक्सिमम क्षेत्रों को कवर करके हम देख सकते थे, चाहे वो प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो, चाहे सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात हो, सबको हमने डिटेल्ड में देखा, जितनी जानकारी हमारी परीक्षा के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है, और प्रयास करेंगे कि इस तरह के जो कुछ डिटेल्ड होती हैं, बहुत सारी योजनाएं चर्चा में रहती हैं, बहुत सारी आप कह सकते हो स्थान चर्चा में रहते हैं, उनको भी हम टू द पॉइंट सेक्शन के अंतर्गत कवर करें सेपरेट वीडियो के माध्यम से। और इस तरह से हमारा जो कह सकते हो करंट अफेयर्स का जो सफर रहेगा ना, वो और भी सुंदर होगा और भी बेहतर होगा। तो आज की जो चर्चा है वहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।